हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 दिसंबर 2020 और हम द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर है कि है बहुत दिनों से जो फार्मर्स हैं हमारे इंडिया की, वो दिल्ली को उन्होंने घेर रखा है। उनका कारण क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि केंद्र सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं फार्मर्स के लिए, फार्मर्स ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन रूल्स को वापस करे और जो पहले जो ट्रेडिशन चलती आ रही है कि जिस तरह से वो अपना ग्रेन्स मंडियों में जाकर बेचते थे, वो उसी को प्रोसीजर को फॉलो कर पाए। देखो, इसमें इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस रूल्स को पास करवाने में, बिल को पास करवाने में, लॉ बनाने के लिए एक जो प्रोसीजर है उसको अगर फॉलो करती तो इतनी परेशानियां नहीं होती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल को सबसे पहले किसके पास में भेजती, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजती, तो उसके बाद में जो लॉ बनकर आता वो शानदार होता और फार्मर्स के फार्मर्स के जो सहयोगी हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके साथ में डायलॉग किया जाता और फिर जो बिल बन के आते वो शानदार बन के आते और इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो नहीं हो पाता। देखो, इसके न केवल हमारी जो जीडीपी इकोनॉमी उस पर प्रभाव पड़ रहा है इस प्रोटेस्ट का, बल्कि जो कोरोना महामारी जो पेंडेमिक फैल रहा है उसमें भी ये एक गलत इफेक्ट जा रहा है, क्योंकि जो इस महामारी के फैलने के बहुत ज्यादा आसार हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो फिक्की की 93rd मीटिंग जो चल रही है उसमें उन्होंने बोला है कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, नियत और नीति दोनों ही हमेशा फार्मर्स के वेलफेयर के लिए रही है। मतलब हमारी पॉलिसी और इंटेंशन दोनों ने ही हमेशा फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम किया है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 2022 तक हमने एक टारगेट लिया था कि हम हमारे फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे, और ये जो हम काम किया है, जो रूल बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, वो इसी की दिशा में किया गया कार्य है। तो फार्मर्स को जो अपनी इनकम का इतना फायदा नहीं मिल पाता था, हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसको किसान जो हैं वो अदरवाइज ना लें और इनके जो रूल्स हैं उनको ढंग से रीड करें। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। देखो, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था और भारत और फ्रांस देश ने इसको लीड किया था। जो मेन इस पेरिस एग्रीमेंट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ना देना है, और आधार माना गया था प्री इंडस्ट्रियल लेवल को। तो देखो, टारगेट तो 2 डिग्री का रखा था, लेकिन बोला ही गया था कि 1.5 डिग्री से ज्यादा हम नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलती है तो जो स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं उनके डूबने के आसार बढ़ जाएंगे। तो जो वर्चुअल मीटिंग चल रही है पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में हुआ था, 2020 लगभग 6 साल हो गए हैं, तो उनकी वर्चुअल मीटिंग चल रही है। उसमें हमारे मोदी जी ने ये बात बोली है कि हमने जो भी टारगेट फिक्स किए थे, देखो इंडिया ने 3 टारगेट फिक्स किए थे। एक तो इंडिया ने टारगेट फिक्स किया था कि हम ट्री कवर को इंक्रीज करेंगे। दूसरा टारगेट फिक्स किया था 2005 लेवल को आधार बना करके कि हमारे जीडीपी का 33 से 35% तक हम एमिशन को कम करेंगे। और चौथा इसमें ये बोला था कि हम किसको, रिन्यूएबल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे कंट्री में। तो जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया ने अपने 21% तक एमिशन को अभी तक कम कर लिया है, और ये टारगेट इंडिया को कंप्लीट करने थे 2030 तक। तो ये इस आर्टिकल में बोला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कि हमने तो 2020 तक ही 21% तक हमारे एमिशन कम कर लिए हैं। आगे इस आर्टिकल में पीएम के द्वारा बोला गया है कि 2020 तक इंडिया ने 36 गीगावाट को इंट्रोड्यूस किया है सोलर कैपेसिटी के रूप में, और 2022 तक इंडिया का जो टारगेट है वो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से ही एनर्जी लेने का टारगेट है। आगे इसमें बोला गया है कि 2030 तक हम क्या कर लेंगे, 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यूज करेंगे, और इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहा है। नेक्स्ट पीएम ने बोला है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है जिसको बढ़ाने के लिए हम बात कर रहे थे वो भी हमने इंक्रीज किया है, और 2047 में जब इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के 100 ईयर सेलिब्रेट करेगा तो इंडिया एक मॉडर्न इंडिया के रूप में होगा। हमारे जो टारगेट्स हैं, जितने हम टारगेट्स रखते हैं ना, उसी हिसाब से हम हमारी एक्सपेक्टेशन को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है। पेरिस एग्रीमेंट मीटिंग थी और इसमें जो चीन के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो भी इसमें सम्मिलित हुए थे।
नेक्स्ट जो है वो मेघालय में एक खासी स्टूडेंट यूनियन है, उसने पीएम को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने बात की है कि आप सीएए को तो रिपील करो और मेघालय को भी आप इनर लाइन परमिट में इंट्रोड्यूस करो। अभी जो इनर लाइन परमिट है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में एप्लीकेबल है। और ये किस रूल के अंडर एप्लीकेबल है? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। देखो ये जो आईएलपी है, इनर लाइन परमिट, वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि यहाँ का जो नेचुरल जो सोसाइटी है, इनका जो नेचुरलिटी है वो खत्म ना हो, बाहरी लोग यहाँ पर रिसोर्सेज को खनन करने के लिए, एक्सकवेशन करने के लिए यहाँ पर उनके सोसाइटी में उनके ट्रेडिशन को खत्म ना कर सके, इसलिए इनर लाइन परमिट लगाया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। देखो वेस्टर्न घाट इंडिया का काफी न्यूज में रहता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है उससे रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। देखो वेस्टर्न घाट की नीलगिरी, पालानी हिल्स और अन्नामलाई ये न्यूज में है, तो इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो हमें ध्यान होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वेस्टर्न घाट को लेकर के दो कमेटी हमेशा न्यूज में रही है, कि कस्तूरी रंगन की कमेटी और एक गाडगिल कमेटी। वेस्टर्न घाट कभी बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, कभी हॉट स्पॉट को लेकर के, कभी यहाँ पे जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही थी, तो इसके लिए हमेशा से वेस्टर्न घाट न्यूज में रहा है। अभी क्या न्यूज में है कि देखो कुछ बाहर के ट्री यहाँ पर आकर के यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इरेज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि उनके ऊपर काम होना चाहिए, ना केवल गवर्नमेंट लेवल बल्कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शनिस्ट हैं वो भी इस पे काम करें, एनजीओ काम करे, और जो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म होगी तो ना केवल ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस इससे इफेक्ट होंगे, बल्कि जो हमारे एनिमल्स हैं, जो यहाँ पर कुछ ऐसी जातियां हैं जो सिर्फ यहीं पाई जाती होंगी, वो खत्म हो जाएंगी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। देखो ये मैप है इंडिया का और ये वेस्टर्न घाट है, यहां से यहां तक वेस्टर्न घाट फैला हुआ है और इस साइड में ये ईस्टर्न घाट है और यहां जाकर के नीलगिरी हिल्स के पास में दोनों का समर्जन होता है। नेक्स्ट आर्टिकल केरला से रिलेटेड है। केरला में एक मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, वहां से कुछ जो टाइगर्स हैं उनको रीलोकेट किया जाता है, रीहैब किया जा रहा है। तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व न्यूज में है, इसको लेकर के हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ स्पेसिफिक पाई जाती हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इससे न्यूज में आ जा रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है जिसके हेड पीएम होते हैं, वो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें न्यूज में आ जाती हैं। और जो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है ये हमें पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कुछ अपने डाटा रिलीज किए हैं, तो उसमें उन्होंने ये माना है कि जो इम्यूनाइजेशन है ना, मतलब इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए, कि बच्चों में 12 से 23 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसमें बहुत सारे टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है। तो वैक्सीनेशन होने की तरफ जनता का रुख बढ़ा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। और इसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे देश जो राज्य हैं इंडिया के, उन्होंने पॉजिटिव प्रदर्शन किया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, यहाँ पर पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कमी हुई है। गोवा, सिक्किम और केरला में कमी हुई है। देखो जो कोरोना पेंडेमिक है ना, उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि जो बीमारियों का जो वैक्सीन है वो रेगुलर बच्चों को लगवाना चाहिए, ताकि बड़े जब वो हों तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो और कोई भी डिजीज आकर के उनको मतलब स्टार्टिंग में ही उनको अफेक्ट ना कर सके। तो ये इस आर्टिकल में बोला गया है। कुछ सर्वे हैं, जब पूरा इनका जो डाटा आएंगे तो उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर। उन्होंने बोला है कि देखो जो ट्रंप का जो शासनकाल रहा था 2016 से 2020 तक, उसमें बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जैसे ट्रंप ने
जैसे ट्रंप से पहले जो बराक ओबामा थे, उन्होंने कुछ समझौते किए, उनसे ट्रंप ने पीछे हाथ खींच लिए। तो अब जयशंकर ये बोल रहे हैं, हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर है, कि जो बाइडेन नए राष्ट्रपति जो 20 जनवरी को ओथ लेंगे, उससे ये आशा लगाना है कि वो किस तरीके से वो ट्रंप का ही जो रेजीम है उसको फॉलो करेंगे या उनकी कुछ नई अपनी नीतियां होंगी। क्योंकि देखो, ट्रंप ने बहुत सारी ट्रेड डील से हाथ पीछे खींच लिया था। ईरान के साथ में जो परमाणु समझौता बराक ओबामा के समय में हुआ था 2015 में, उससे हाथ पीछे खींच लिया था। जो ट्रांस पैसिफिक जो एग्रीमेंट है उससे हाथ पीछे खींच लिया था। पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हुआ था 2015 में, उससे हाथ अपने पीछे खींच लिए थे कि जो यूएस है वो अपने एमिशन कम नहीं करेगा। तो एक ऑप्टिमिज्म दर्शाया है एस जयशंकर के द्वारा कि जो ब्लॉक्ड ट्रेड डील थी ना, उनमें हो सकता है कि कुछ बदलाव हो और वो इंडिया के लिए अच्छी साबित हो। नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस से रिलेटेड कि यूएस ने यूके की जो फाइजर वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिया है और ये बोला है कि 24 घंटे के अंदर यूएस में ये पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को इसके डोज दिए जा सके। देखो, ये जो फाइजर जो बनी है, फाइजर जो वैक्सीन है, ये mRNA पे बेस्ड है। पहले मैसेंजर आरएनए पे, ये तो पहले टेक्नोलॉजी हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि ये वैक्सीन तो बन गई, लेकिन इसके लिए जो स्ट्रक्चर की जरूरत होगी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक कंपेटेबल होगा, क्योंकि -70 डिग्री पर इसको स्टोर करना है, तो इसके लिए एक नए स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। मतलब जितना इस वैक्सीन को बनाने में पैसा लगा है, उससे ज़्यादा उसको स्टोर करने में लगेगा। तो किस तरीके से यूएस इसको स्टोर कर पाएगा और कैसे अपने मतलब जो सिटीजन है उनको ये डोज दे पाएगा। देखो, जो कोरोना पेंडेमिक है उसकी वजह से यूएस ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर इस महामारी का असर देखने को मिला। तो इसलिए जो यूएस देश है वो इसमें जल्दबाजी कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो, 1-2 दिन से ये न्यूज़ में आ रहा है कि इजराइल और मोरक्को के बीच में काफ़ी समय से कुछ मतलब गुप्त बातें चल रही थी और लास्ट में उनके बीच में बायलैटरल कुछ टारगेट फिक्स होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, उनकी कुछ डील होती है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वेस्टर्न सारा जो है, जो मोरक्को है, वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप से जुड़ा हुआ है। वहां पर एक टेरिटरी है रबात एक टेरिटरी है। उसके लिए जो इसमें मतलब क्या है कि ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके लिए। तो अब ये देखना चाह रहे हैं इस डील के द्वारा कि इससे इस पर क्या इफेक्ट होगा। मतलब पहले से मोरक्को की अधीन ही थी वैसे तो ये टेरिटरी, लेकिन इसके लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये जो टेरिटरी है उसका क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। देखो, जो इजराइल है, लास्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इजराइल ने न केवल मोरक्को के साथ में डील किया है, अभी इजराइल ने भूटान के साथ में भी बायलैटरल मीटिंग की है, डील की है, पैक्ट किए हैं। देखो, जो भूटान जो देश है उसके बहुत कम देशों के साथ बहुत ही रिजर्व नेचर का है भूटान देश। हर किसी के साथ में उनके एग्रीमेंट नहीं है, संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। सिर्फ 54 देश हैं उनके साथ में उसके संबंध है। जो यूनाइटेड नेशंस के जो P5 देश हैं, मतलब जो परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस, इनके साथ में इसके कोई भी संबंध नहीं है भूटान बहुत ही रिजर्व देश है। तो इजराइल जो देश है उसके साथ जो पैक्ट हुआ है, तो इंडिया के लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंडिया का भूटान के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं और इजराइल के साथ में रिलेशन अच्छे हैं, तो इंडिया के लिए फायदा करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि ये जो इमरजेंसी जो वैक्सीन क्रिएट किए जा रही है कि यूटिलाइज किया जा सके इस इमरजेंसी के समय में इस डोज को। तो इस आर्टिकल में देखो, इमरजेंसी यूज अप्रूवल के बारे में बात की जा रही है कि एक आर्टिकल और आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो इमरजेंसी यूज अप्रूवल है वो हर देश का अलग अलग है। देखो, जो इंडिया है, इंडिया की जो कुछ कंपनी है, गोवा बेस्ड, पुणे बेस्ड कंपनी है, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने अपने डाटा ही ढंग से सबमिट नहीं किए। उनके जो लेवल 2 और लेवल 3 के जो डाटा हैं उनको ढंग से सबमिट करने के लिए बोला है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल मेडिसिन के जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने बोला है कि आप अपने पहले डाटा ढंग से डेवलप करो, फिर हम आपको इमरजेंसी यूज अप्रूवल की क्या देंगे, हम आपको अनुमति देंगे।
तो देखो हर देश का इमरजेंसी यूज अप्रूवल अलग अलग होता है। इंडिया ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हैं। इंडिया ने ये माना है कि पहले जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, मतलब जो हमारी मेडिकल लाइन के जो लोग हैं जिन्होंने फ्रंट पे जाकर इस पेंडेमिक के समय में युद्ध लड़ा है, जैसे हमारे पुलिस वाले लोग हो गए, मेडिकल वाले लोग हो गए, इनको पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद में जो 50 ईयर से अबव जो लोग हैं उनको दी जाएगी, और 50 ईयर से कम के लोग जिनके पहले से कोई बीमारी है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। तो पहले पॉपुलेशन लेवल पर इसको काम नहीं किया जाएगा। देखो इमरजेंसी यूज जो अप्रूवल होता है उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ऐसे नहीं है कि जाके लोगों को लगा दिया, उसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं को वो वैक्सीन स्टार्टिंग में दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इंडियन पार्लियामेंट को लेकर के है। देखो 10 दिसंबर को इंडियन पार्लियामेंट का भूमि पूजन हुआ था। तो इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि इस पेंडेमिक के समय में जब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो क्या इस समय में ये जो इंडियन पार्लियामेंट है इसका भूमि पूजन करना क्या मतलब तर्क संगत है क्या, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। दूसरा, इसको लेकर के जो नई बिल्डिंग बन रही है उसको लेकर के कुछ एनवायरमेंट कंसर्न भी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होने वाली है, और पेड़ों की कटाई होने से क्या तकलीफ होने वाली है, एनवायरमेंट कंसर्न होगा। एनवायरमेंट कंसर्न होने से बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप भूमि पूजन कर सकते हो, लेकिन आप ये बिल्डिंग अभी नहीं बना सकते हो। देखो इस बिल्डिंग को निर्माण करने में 971 करोड़ का खर्चा आने वाला है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है, तो ये जो पैसा है वो हम इस पेंडेमिक को खत्म करने के लिए और इस अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी जीडीपी जो नीचे गिरती जा रही है उससे ऊपर उठने के लिए, उबरने के लिए हम इस पैसे का यूज कर सकते थे। देखो पार्लियामेंट के बारे में जो हमने डिस्कस किया है कि जो लोकसभा है उसका जो सिंबल होगा वो पिकॉक को दिया गया है, राज्यसभा का सिंबल लोटस को दिया गया है, और जो सेंट्रल होल जो बनेगा उसका सिंबल बनियान ट्री को दिया गया है, और जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है वो इस बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाएगा। अब ये जो नई बिल्डिंग बनाने का काम क्यों किया गया है, देखो 2026 में डिलिमिटेशन होना है, मतलब परिसीमन होना है, नई सीटें बनेगी, इसीलिए जो हमारी नई संसद है उसकी जरूरत तो पड़ने वाली है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में सीटें बढ़ने वाली है, और जब भी कोई बिल को पास करवाने के लिए उनको ज्वाइंट सीटिंग की जरूरत होती है, तो सीटों के लिए इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि दोनों जो सभाएं हैं वो एक साथ में उनकी ज्वाइंट सिटिंग हो सके। तो इसलिए ये भवन बनवाना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट आर्टिकल है कि देखो हिमालय की जो मतलब हाइट है वो इंक्रीज हुई है, और इसका दावा किया है, किसने दावा किया है, नेपाल और चाइना ने सम्मिलित रूप से इसका दावा किया है कि 0.86 मीटर हिमालय की माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो बढ़ गई है। सबसे पहले 1954 में इंडिया ने इसके लिए अपना मतलब अनुमान लगाना शुरू किया था, इसके लिए कार्य करना शुरू किया था। इंडिया ने कैलकुलेट किया था, एक सर्वे ऑर्गेनाइज करवाया था, लेकिन चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और अब चाइना और नेपाल दोनों ने इसको बोला है कि इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। देखो चाइना और नेपाल के वर्तमान समय में जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, और ये टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि नेपाल की तरफ से जब इस चोटी पर चढ़ा जाता है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन चाइना की तरफ से जब इस चोटी पर चढ़ा जाता है तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो दोनों देशों को सम्मिलित रूप से ये टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा देने वाला है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिनको हमने डिस्कस किया। आज अगर हम देखें कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो देखो उनको हम देख लेते हैं। एक तो वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए आज की न्यूज़ में, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमेटी उनसे रिलेटेड रही है और कैसे बायोडाइवर्सिटी वहाँ की इफेक्ट हो रही है। दूसरा जो है वो केरला का एक टाइगर रिजर्व हमने डिस्कस किया है, तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और जो टाइगर रिजर्व जो है कि कौन से रूल के, कौन से लॉ के अंडर आते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तीसरा ये है कि कोई भी बिल जो पास होता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, कोई भी बिल पास होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि रूल ऑफ हाउस क्या क्या होते हैं।
नेक्स्ट है जो हमारी संसद से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड, वो हमें ध्यान में होने चाहिए पार्लियामेंट से। तो ये प्रीलिम्स के मतलब अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा है आज के इस वीडियो में। ओके, थैंक यू।